सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम अपराध वाला देश पाइप जानिए न्यूजीलैंड का संपूर्ण इतिहास। एक ऐसा देश जहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा भेड़ पाए जाते हैं। एक ऐसा जहाँ पर सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल का उत्पादन किया जाता है। इसी देश में दुनिया का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, यह है न्यूजीलैंड। पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साथ में ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री, मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की 7% भी नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड का मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि करीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इसके एक शहर ऑकलैंड में रहती है। न्यूजीलैंड का ज्यादातर हिस्सा वीरान क्यों है? लेकिन फिर भी आज, जैसे हमने आर्टिकल के शुरू में आपको बताया था, न्यूजीलैंड का इतना ज्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं? असल में न्यूजीलैंड का यह दक्षिणी इलाका बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस पूरे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंज है। ये सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जमीन इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि यहाँ केवल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ ईस्टर्न साइड की जमीन बहुत ही सूखी और बंजर है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिंचाई और खेती वगैरह भी नहीं हो सकी। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950 तक स्टैग्नेंट रही और उसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया, खास तौर पर चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में जरूरी उछाल आना शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड की जनसंख्या का लगभग 27% इमिग्रेंट्स या वो लोग जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए लोग हैं। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और उसके आसपास के इलाके में ज्यादा है और यही वजह, जबरदस्त मौसम, खूबसूरत वादियाँ, सबसे कम क्राइम रेट और हाई लिविंग स्टैंडर्ड के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज में बैठे तो यह पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करके करीबन 18 से 22 घंटे के फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। दरअसल माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं शताब्दी में नहीं, उससे भी 500 साल पहले करीब 750 एडी में कुपे नाम के एक माओरी ने डिस्कवर किया था। कुपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था, मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो उसकी मछलियां उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते और इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। चूंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही मछली, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया और उसका हल ये निकाला गया कि कुपे और उसके कुछ साथी समुद्र में जाकर किसी और आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में कुपे अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफर के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया। ये न्यूजीलैंड था। सीफूड, भेड़, बकरियों और फलों से मालामाल आइलैंड जिस पर और कोई इंसान नहीं था। ये कुपे और उसके ट्राइब कबीले के लिए परफेक्ट जगह थी। कुपे ने अपने चंद साथियों को वापस पॉलिनेशन आइलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दे और इस तरह न्यूजीलैंड पर माओरी लोग आबाद होना शुरू हुए।
17वीं सदी तक माओरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा, मगर ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के दरमियान साल 1840 में एक डील हुई जिसे ट्रीटी ऑफ वैतांगी कहा जाता है, और इस डील के बाद 1841 में न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन करीब 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई, और उसके 2 प्रमुख कारण थे। असल में जब यूरोपीय लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आई जो उस वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम यह थी कि माओरी लोगों में इन डिजीज की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोग जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन लड़ाइयों में बहुत ज्यादा लोकल माओरी मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका, जब माओरी के सारे बड़े लोग मारे जा चुके थे और माओरी मूवमेंट बुरी तरह क्रश हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स भी ये समझ चुके थे कि लोकल को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, और इसीलिए इन वॉर्स के फौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टोरेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर बना दिया, और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफर फाइनली शुरू हुआ। न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट और रेवेन्यू मॉडल क्या है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यह है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड में बारिश की वजह से बहुत अधिक हरी भरी जमीन है, जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़, बकरियां और गाय पाई जाती है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है, जबकि एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़बकरियों की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है, और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप वुल एक्सपोर्ट करने वाला देश है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है, और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन 46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी का प्रमुख आय स्रोत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। $46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना अविश्वसनीय चीज है, और यह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि यह तीनों मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों, आपको नोगुरक का यह आर्टिकल कैसा लगा हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। ऐसी ही और नई वीडियोस देखने के लिए आपके इस चैनल नोगुरक को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे नई सीरीज में। आप हमें यह भी बताएं कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो देखनी है। हम आपके सुझाव को जरूर शामिल करेंगे और जल्दी नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।